बेटा हम लोगों ने प्लांट ब्रीडिंग में हम पढ़ रहे थे स्टेप्स, ठीक है। हमने स्टेप्स पढ़े थे प्लांट ब्रीडिंग के। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि हमने प्लांट ब्रीडिंग के क्या क्या स्टेप्स पढ़े थे। पहला स्टेप हमने पढ़ा था क्या, जर्म प्लाज्म कलेक्शन, यानी कि जर्म प्लाज्म हमने किसको कहा था, जर्म प्लाज्म हमने कहा था वो सारे करेक्टर, डिज़ायर्ड करेक्टर जो हम चाहते हैं, हमारे जो डिज़ायर्ड करेक्टर, जैसे हम चाहते हैं कि प्लांट जो है वो ज़्यादा ईल्ड दे। मेनली जो मुख्यतः जो हमारे जो डिज़ायर्ड करेक्टर होते हैं, जो हम चाहते हैं करेक्टर, मेनली वो होते हैं बेटा डिजीज़ रेजिस्टेंस और दूसरा क्या, ईल्ड, हाई ईल्ड, पैदावार ज़्यादा हो और बीमारी से सुरक्षा। ये दो डिज़ायर्ड करेक्टर सबसे ज़्यादा होते हैं जो कि हम लोग चाहते हैं। तो हम चाहते हैं कि किसी एक क्रॉप के अंदर ही ये सारे करेक्टर्स आ जाएं। तो उसके लिए हमने कहा था कि प्लांट ब्रीडिंग में स्टेप्स होते हैं। तो हमने कहा कि स्टेप्स में पहला स्टेप जो होता है वो कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी, ये हमने कहा था जर्म प्लाज्म कलेक्शन। कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी हमने पहला स्टेप बात की थी ना, कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी। तो वेरिएबिलिटी का मतलब होता है वेरिएशन, यानी कि हमें वेरिएशंस को इकट्ठा करना है। वेरिएशंस को इकट्ठा करने के लिए हम मतलब वेरिएशन कहाँ से इकट्ठा करेंगे, तो हमने कहा था वेरिएशंस को हम इकट्ठा कर सकते हैं वाइल्ड वैरायटी से। वेरिएशन को हम लोग इकट्ठा कर सकते हैं किससे, वाइल्ड वैरायटी से इकट्ठा कर सकते हैं। हमने कहा था जो वाइल्ड वैरायटी होती है उसके अंदर ये सारे करेक्टर्स होते हैं कि वो डिजीज रेजिस्टेंस भी हो सकती है, मतलब रोग प्रतिरोध क्षमता भी हो सकती है उस वाइल्ड वैरायटी के अंदर, किसी भी चीज़ की, किसी भी पौधे की बात करते हैं हम लोग, है ना। और उसकी हाई यील्ड भी हो सकती है ना। तो हमें मालूम है कि वाइल्ड वैरायटी के अंदर एक करेक्टर हो, तो हमने उन सारी वाइल्ड वैरायटी के बीजों को इकट्ठा कर लिया, उसको कहा गया जर्म प्लाज्म कलेक्शन। क्या कहा गया बेटा, जर्म प्लाज्म कलेक्शन। तो हमने सारी वाइल्ड वैरायटी जिनके अंदर बहुत अच्छे अच्छे करेक्टर थे, ऐसा नहीं था कि एक ही प्लांट के अंदर, एक ही वैरायटी के अंदर सारे के सारे करेक्टर प्रेजेंट थे, ऐसा तो नहीं था। तो हमने सबके बीजों को इकट्ठा करा था। सबके बीजों को इकट्ठा करने से हमारे पास बहुत सारे वेरिएशंस आ गए। तो हमने क्या करा, पहला स्टेप कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी, हमने वेरिएबिलिटी को कलेक्ट कर लिया, हमने उनके बीजों को कलेक्ट करा। अब हम उनमें से छांटेंगे उनको जो हम चाहते हैं। तो हमने पहला स्टेप कहा कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी, हमने कलेक्शन कर लिया, हमने जर्म प्लाज्म का कलेक्शन कर लिया। फिर हमने क्या किया था, प्लांट ब्रीडिंग के दूसरे स्टेप में उन बीजों को बो दिया था ज़मीन में, और बोने के बाद में उनसे जो पौधे निकले थे उन पौधों को एग्जामिन किया था, यानी उन पौधों का परीक्षण किया था, उन पौधों की टेस्टिंग की थी कि इनमें से कौन से वाली प्लांट ऐसे हैं जिसमें हमारा वाला डिज़ायर्ड करेक्टर है, जो हम चाहते हैं वो करेक्टर है। तो हमने देखा कि हमारा वाला डिज़ायर्ड करेक्टर हाई यील्ड और डिजीज रेजिस्टेंस। तो हमारे पास हमने अपने लिए दो करेक्टर सेलेक्ट करे थे, हाई यील्ड और डिजीज रेजिस्टेंस। तो हम उन पौधों को चुन लेंगे, उन बीजों से जो पौधे बने उनमें से हमने उन पौधों को चुना जिसमें कि डिजीज रेजिस्टेंस की पावर थी, क्षमता थी, और जिसकी यील्ड ज़्यादा थी। तो हमने उन दो करेक्टर को चुन लिया। ऐसा नहीं था कि उन बीजों से जो और सारे बीजों से जो पौधे बने थे उनमें कोई करेक्टर नहीं होगा, उनमें भी कुछ अच्छे अच्छे करेक्टर होंगे, पर हमें वो नहीं चाहिए था। जिसको वो चाहिए था उसने वो सेलेक्ट कर लिया। तो हमें तो पेरेंट्स को सेलेक्ट करना है, तो हमने सबसे पहले क्या करना था, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स। तो हमने पहले वाइल्ड वैरायटी को इकट्ठा किया जिसको हमने कहा जर्म प्लाज्म कलेक्शन, उसके बीजों को बोआ, यानी कि इवैल्यूएशन किया। क्या किया हमने, इवैल्यूएशन यानी परीक्षण किया कि वास्तव में जो करेक्टर हम चाहते हैं वो हैं इसमें पौधों में या नहीं। तो हमने बीजों को उगा के देख लिया, तो उसमें जिसमें थे उनको हमने कलेक्ट कर लिया। तो दूसरा स्टेप हुआ एवेल्युएशन एंड सेलेक्टेड पेरेंट्स, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स। हमने पेरेंट को सेलेक्ट कर लिया, भाई हमारे वाले तो करेक्टर इसमें है तो हम ये वाले प्लांट को सेलेक्ट कर लेंगे। तीसरा स्टेप हमने क्या पढ़ा था बेटे, क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन। अब हमने क्या किया था कि जो प्लांट को सेलेक्ट करा, हमारे सेलेक्टेड पेरेंट्स आए, तो उन सेलेक्टेड पेरेंट्स का हमने क्या कर दिया, क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन कर दिया। हाइब्रिडाइजेशन हमने पढ़ा है यानी क्रॉस पॉलिनेशन कर दिया। क्रॉस पॉलिनेशन करने से बन गई क्या, हाइब्रिड वैरायटी, यानी कि हमारे वो दोनों करेक्टर एक ही पौधे के अंदर आ गए। हाइब्रिड वैरायटी जो कि पेरेंट्स से अच्छी मानी जाती है, जिसको हमने कहा हाइब्रिड विगर, ठीक है। हमने कहा था कि उसको हमने इस तरीके से तैयार कर लिया, हाइब्रिड हमारे पास तैयार हो गया। अब हमने जो पौधा तैयार कर लिया जिसमें कि दोनों गुण थे जो हम चाहते थे, वो दोनों ही गुण थे। अब उस पौधे का बराबर हमने क्या करा, सेल्फ पॉलिनेशन करवा दिया। और वो सेल्फ पॉलिनेशन तब तक करवाते गए जब तक कि होमोजाइगोसिटी ना आ गई। वो सेल्फ पॉलिनेशन तब तक क्यों करवाया था हमने सेल्फ पॉलिनेशन, क्यों
क्योंकि हमें उस पौधे जैसे जो हमने हाइब्रिड बना लिया जिसके पास दोनों कैरेक्टर हमारे वाले थे, हमें तो उस जैसे बहुत सारे पौधे चाहिए थे, सेम उसके जैसे ही चाहिए थे, तो हम उससे लगातार सेल्फ पॉलिनेशन करवाते चलेगा और इस तरीके से बहुत सारे पौधे हमने बनाकर तैयार कर लिए सेल्फ पॉलिनेशन करवा के। ठीक है, फिर हमने कहा था कि उसको रिलीज़ किया जाता है, 5वें स्टेप में हमने कहा था उसको रिलीज़ किया जाता है। रिलीज़ करने का मतलब ये है कि मार्केट में सप्लाई किया जाता है। तो हमने कहा था ये इस तरीके से जो वैरायटी बनाई जाती हैं ये कमर्शियल यूज़ किया जाता है, हमने कहा कमर्शलाइजेशन किया जाता है। फिर हमने कहा था कि इस तरीके से जो वैरायटी बनाई जाती हैं उनको रिसर्च फील्ड में उगाया जाता है। रिसर्च फील्ड मतलब जो रिसर्च करने वाले साइंटिस्ट होते हैं वो इस तरीके की ब्रीडिंग के लिए फील्ड बनाते हैं, तो जो रिसर्च इंस्टीट्यूट होते हैं वहाँ पर फील्ड होते हैं बड़े बड़े, तो वहाँ पर उनको उगाया जाता है। और वहाँ पर उगाने के बाद में रिसर्च फील्ड में उगाने के बाद में उसी फसल को 3 ग्रोइंग सीजन तक, उसी फसल को 3 ग्रोइंग सीजन तक अलग अलग जगह पर उगाते हैं जहाँ पर अलग अलग क्लाइमेट, अलग अलग मौसम रहता है। जैसे पंजाब में उगा दिया, हरियाणा में उगा दिया, ठीक है ना, आसाम में उगा दिया, ठीक है ना, इस तरीके से अलग अलग जगह पर हम उसको उगाते हैं जिससे हमें ये पता चले कि वो क्रॉप किस जगह पर किस क्लाइमेट में सबसे ज़्यादा ग्रो कर रही है। तो बस जैसे ही हमें पता लगता है कि इस जगह पर, मान लीजिए पंजाब की बात करते हैं, पंजाब में ये वाली फसल ज़्यादा अच्छे से ग्रो कर रही है, पंजाब में इस फसल की यील्ड सबसे ज़्यादा आ रही है कंपैरेटिवली आसाम और उसकी सबसे ज़्यादा यील्ड हमने ये देखा पंजाब में सबसे ज़्यादा आ रही है। तो बस उस फसल को वहाँ का नेटिव प्लांट बना दिया, यानी कि उस फसल को वहाँ पर ग्रो किया गया, ज़्यादा क्वांटिटी में ग्रो करा गया और इस तरीके से उत्पादन क्षमता, उत्पादकता बढ़ गई। ठीक, तो हमने ये बात कर ली थी बेटा। फिर हम लोगों ने कल ये बात कर रहे थे हम लोग कि हमने कहा था बेटा कि हमारा जो इंडिया है, हमारा जो इंडिया है वो मुख्यतः, हमारा इंडिया मुख्यतः कृषि प्रधान देश है, यानी कि एग्रीकल्चरल कंट्री है, एग्रीकल्चरल कंट्री है। हमारे इंडिया में जो हमारे इंडिया का जो अकाउंट है यानी कि GDP यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट 33% GDP हमारे एग्रीकल्चर से, खेती से ही मिलता है, खेती से ही 33% GDP बनता है हमारे इंडिया का। दूसरी चीज़ 62% पॉपुलेशन को, 62% पॉपुलेशन को रोजगार मिलता है, यानी एम्प्लॉय मिलता है। 62% लोगों को कृषि की वजह से ही एम्प्लॉय मिलता है, यानी 62%, 62% लोग हमारे इंडिया में खेती का काम करते हैं। तो सोचिए कि इतना हमारा GDP जो है वो कृषि से ही जा रहा है, यानी कि खेती से ही जा रहा है। इस GDP को, ये जो GDP है जो कि 33% है, ये किसकी वजह से बढ़ा, ये किसकी वजह से बढ़ा? जैसे जबकि हमने कल बात की थी कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय हमारे देश में खाने के लिए अनाज नहीं था, तो बाहर के देशों से मंगाया जा रहा था। तो हमने बात की थी कि ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ, ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ। ग्रीन रिवॉल्यूशन जो हुआ वो किसकी वजह से हुआ? ये टेक्निक की वजह से, यानी GDP जो है ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से ज़्यादा बढ़ गया। ठीक है, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से ये जो GDP वो बढ़ गया। ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से GDP इंक्रीज हो गया, GDP बढ़ गया। ठीक है, अब ये ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से GDP जिस फसल की वजह से बढ़ा, GDP जिन फसलों की वजह से बढ़ा, उन फसलों के बारे में हम पढ़ेंगे, है ना बेटा। ये जो GDP है ये ग्रीन रिवॉल्यूशन जो हुआ था, ग्रीन रिवॉल्यूशन में जो GDP बढ़ा, ग्रीन रिवॉल्यूशन में जो GDP बढ़ा, ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से GDP जिन फसलों की वजह से बढ़ा, ये GDP जिन फसलों की वजह से बढ़ा
वो फसलें कौन सी हैं? चावल है, गेहूँ है, मक्का है और गन्ना है। इन सब फसलों की वजह से हमारे देश का जो GDP था वो इंक्रीज़ हो गया। तो अब हम उन फसलों के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे इंडिया के GDP को बढ़ाने में हेल्प किया, जिन्होंने हमारे इंडिया के GDP को बढ़ा दिया। उनमें से पहली है बेटा गेहूँ, व्हीट एंड राइस। हम पढ़ेंगे पहले व्हीट और राइस के बारे में, है ना बेटा। तो ये वो फसल है, हम जो फसलें पढ़ने जा रहे हैं ये वो फसल है जो हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा उगाई हैं और इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में, इतनी ज़्यादा मात्रा में वो उगाई जा रही हैं कि अब बाहर के देशों में भी हम भेज सकते हैं, है ना। हमने कहा था हम इस काबिल हो चुके हैं, हमारे इंडिया इस काबिल हो चुका है कि बाहर के देशों में भी फसलों को भेजा जा सकता है। ठीक, तो पहली फसल जो हम लोग पढ़ेंगे व्हीट एंड राइस। व्हीट एंड राइस 1960 से सन 2000 के बीच जो गेहूं का उत्पादन है, यानी 1960 से 2000 के बीच गेहूं का उत्पादन 1960 से 2000 के बीच गेहूं का जो उत्पादन है बेटा वो 11 मिलियन टन से 11 मिलियन टन से कितना हो गया? 75 मिलियन टन हो चुका है। पहले था मतलब 1960 से 2000 तक के बीच के प्रोडक्शन की बात करें 11 मिलियन टन से 75 मिलियन टन हो चुका है गेहूं का उत्पादन। गेहूं का उत्पादन इतना बढ़ चुका है, ठीक है ना, इतना बढ़ चुका है। सेम ऐसे ही चावल का उत्पादन, चावल का गेहूं का उत्पादन 11 मिलियन टन से 75 मिलियन टन बढ़ गया है और चावल का 35 मिलियन टन से 35 मिलियन टन से 89 मिलियन टन हो चुका है चावल का उत्पादन। इतना उत्पादन बढ़ गया है चावल का और गेहूं का, ठीक है। अब ये किस वजह से हुआ? हमने कहा 1960 से 2000 के बीच गेहूं का उत्पादन 11 मिलियन टन से 75 मिलियन टन हो गया। सोचिए कितना ज़्यादा बढ़ गया। और चावल का उत्पादन 35 मिलियन टन से 89 मिलियन टन हो गया। ये उत्पादन किस वजह से बढ़ा? ऐसा क्या किया गया कि ये उत्पादन बढ़ गया? हमें मालूम है कि प्लांट ब्रीडिंग में धीरे धीरे करके जेनेटिक्स भी इन्वॉल्व हो गई है। तो वो जीन्स की वजह से, जेनेटिक्स की वजह से, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की वजह से हम लोग इतनी जानकारी हो चुकी है कि हम लोग तरह तरह की वैरायटी बना रहे हैं और किस तरीके से वो उत्पादन को बढ़ाना है ये हमें अब पता चल चुका है। तो ये सब किसकी वजह से हुआ? यह पैदावार किसकी वजह से बनी? यह पैदावार गेहूं तथा चावल की सेमी ड्वार्फ वैरायटी की वजह से बढ़ा। सेमी ड्वार्फ वैरायटी, यह पैदावार गेहूं तथा चावल की सेमी ड्वार्फ वैरायटी के कारण बढ़ी। सेमी ड्वार्फ वैरायटी, सेमी ड्वार्फ यानी आधी बौनी,
यानी सेमी ड्वार्फ का मतलब है ना तो बहुत ज़्यादा लंबी फसल और ना बहुत ज़्यादा छोटी फसल, बीच की फसल। क्योंकि आप ये देखिए कि अगर सेमी ड्वार्फ वैरायटी को अच्छा क्यों माना गया, गेहूं और चावल की सेमी ड्वार्फ वैरायटी सबसे अच्छी मानी जा रही है। गेहूं और चावल की सेमी ड्वार्फ वैरायटी को बनाया गया है। कैसे बनाया गया, एक लंबे पौधे को लिया, सपोज गेहूं की बात करते हैं, एक लंबे पौधे को लिया और एक बौने पौधे को लिया, दोनों का क्रॉस करवा दिया, तो जो प्लांट बनकर आया उसको कहा गया सेमी ड्वार्फ वैरायटी। क्या कहा गया, सेमी ड्वार्फ वैरायटी। क्योंकि लंबी वैरायटी अच्छी क्यों नहीं मानी गई, लंबी वैरायटी इसलिए अच्छी नहीं मानी गई कि अगर कोई लंबी वैरायटी होगी तो उसमें क्या होगा, उसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है, वो लंबाई में ज़्यादा हो रहा है, इतना टाइम लग रहा है उसकी लंबाई में, तो पहले वो लंबा होगा प्लांट, फिर उसमें पॉडिंग आएगी। बौना पौधा होगा, अगर बहुत छोटा पौधा होगा तो क्या होगा, वो बढ़ तो गया जल्दी, मतलब फल तो उसमें जल्दी आने लगा, लेकिन वो इतना छोटा है कि उसके अंदर जो फली आएंगी वो ज़्यादा मात्रा में नहीं बन पाएंगी। तो हमें ना तो बहुत ज़्यादा लंबा चाहिए ना बहुत ज़्यादा छोटा चाहिए, हमें तो बीच का चाहिए, जिसको कहा गया सेमी ड्वार्फ वैरायटी। इसीलिए गेहूं और चावल की सेमी ड्वार्फ वैरायटी को ज़्यादा अच्छा माना गया है, इसीलिए गेहूं की सेमी ड्वार्फ वैरायटी को ज़्यादा अच्छा माना गया। बेटा एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था नॉर्मन ई बोरलॉग, ये मैं हटा रही हूँ बेटा, ठीक है। तो हमने ये पढ़ा कि कितनी कितनी वैरायटी बढ़ चुकी हैं। तो अब हमने कहा कि सेमी ड्वार्फ वैरायटी के कारण ही ये पैदावार, ये उत्पादन जो है किसकी वजह से बढ़ा, गेहूं और चावल की सेमी ड्वार्फ वैरायटी बनाई गई हैं, इसी के कारण ये पैदावार बढ़ी है। बेटा एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था नॉर्मन ई बोरलॉग, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था नॉर्मन ई बोरलॉग, ये साइंटिस्ट का नाम है। बेटा हमने फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन पढ़ा था ना, इंडिया के फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर हमने कहा किसको कहा था, एम.एस. स्वामीनाथन। और ये जो नॉर्मन ई बोरलॉग थे ना, ये फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन थे इंटरनेशनल, फादर ऑफ इंटरनेशनल ग्रीन रिवॉल्यूशन, नॉर्मन ई बोरलॉग, ठीक है। इन्होंने क्या किया, नॉर्मन ई बोरलॉग ने इंटरनेशनल सेंटर फॉर व्हीट एंड मेज इम्प्रूवमेंट इन मैक्सिको डेवलप सेमी ड्वार्फ वैरायटी ऑफ व्हीट, गेहूं की, इन्होंने क्या किया, गेहूं की सेमी ड्वार्फ वैरायटी को गेहूं की सेमी ड्वार्फ वैरायटी को इंटरनेशनल सेंटर फॉर व्हीट एंड मेज, इंटरनेशनल सेंटर फॉर व्हीट एंड मेज इम्प्रूवमेंट, कहाँ पर, मैक्सिको में। मैक्सिको में कहाँ पर है ये, तो गेहूं की सेमी ड्वार्फ वैरायटी को इंटरनेशनल सेंटर फॉर व्हीट एंड मेज इम्प्रूवमेंट मैक्सिको में इन्होंने डेवलप करा। नॉर्मन ई बोरलॉग ने मैक्सिको में जो, बेटा ये आपको याद रखना है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर, क्वेश्चन बनता है यहाँ से, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है बेटा, ठीक है। तो नॉर्मन ई बोरलॉग ने इंटरनेशनल सेंटर फॉर व्हीट एंड मेज इम्प्रूवमेंट जो सेंटर था वहाँ पर व्हीट और राइस के लिए, व्हीट और मेज के लिए वहाँ पर
गेहूं की सेमी ड्वार्फ वैरायटी को उगाया, सेमी ड्वार्फ वैरायटी को मैंने वहाँ पर उगाया, ठीक है। और 1963 में 1963 में गेहूं की दो वैरायटी आई सेमी ड्वार्फ, सेमी ड्वार्फ वैरायटी, कौन सी? सोनालिका और दूसरी कल्याण सोना। ये दो नाम आपको याद रखना है। 1963 में गेहूं की सेमी ड्वार्फ वैरायटी सोनालिका और कल्याण सोना को उगाया गया। गेहूं की सेमी ड्वार्फ वैरायटी सोनालिका और कल्याण सोना को उगाया गया, जो कि हाई यील्ड वैरायटी थी। कैसी थी? हाई यील्ड वैरायटी थी। इम्पोर्टेंट सेमी ड्वार्फ वैरायटी गेहूं की याद रखिए नाम, सोनालिका और कल्याण सोना, जो कि हाई यील्ड वैरायटी थी। कब उगाया गया? 1963 में। कब उगाया गया बेटा? 1963 में इनको उगाया गया। तो ये गेहूं की जो वैरायटी थी बेटा, गेहूं की इन वैरायटी को सोनालिका और कल्याण सोना को इंडिया के वीट ग्रोइंग बेल्ट्स में उगाया गया। बस समझ आ रही है? ये जो कल्याण सोना और सोनालिका थी, इनको इंडिया का जो वीट ग्रोइंग बेल्ट था, वीट ग्रोइंग बेल्ट यानी जहाँ पर गेहूं का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता था, वहाँ पर उगाया गया। हमने अभी शुरू में बताया था ना, अभी लेक्चर के स्टार्टिंग में, कि हम फसल को उस जगह पर उगाते हैं, 3 ग्रोइंग सीजन तक उगाते हैं, अलग अलग क्लाइमेट में उगाते हैं बेटा, अलग अलग क्लाइमेट में उगाते हैं, जिससे कि हमें ये पता लगे कि पैदावार किस जगह पर अच्छी हो रही है, किस क्लाइमेट में अच्छी हो रही है, फिर वहाँ पर उनको उगाया जाता है। तो हमने कहा कि ये वैरायटी बनाई गई, सोनालिका और कल्याण सोना सेमी ड्वार्फ वैरायटी बनाई गई, और इन सोनालिका और कल्याण सोना को इंडिया के वीट ग्रोइंग बेल्ट जो था, सबसे ज़्यादा गेहूँ जहाँ पर उगता था, वहाँ पर उगाया गया। तो इनकी वैरायटी बढ़ गई। तभी तो जो इसका उत्पादन था, गेहूं की जो उत्पादकता थी, वो बढ़ गई थी। 11 मिलियन टन से 85 मिलियन टन हो गई थी ना, इसी वजह से हुई थी, क्योंकि इसको उस जगह पर उगाया गया जहाँ पर ये सबसे ज़्यादा हुआ। तो ये वैरायटी बनाई गई सोनालिका और कल्याण सोना, ठीक है। इसी तरीके से गेहूं की चावल की सेमी ड्वार्फ वैरायटी बनाई गई। सेम इसी तरीके से बेटा राइस की सेमी ड्वार्फ वैरायटी को उगाया गया। राइस की क्योंकि सेमी ड्वार्फ की ज़्यादा अच्छी थी, इसी तरीके से राइस की सेमी ड्वार्फ वैरायटीज को उगाया गया। किससे उगाया गया? चावल की एक फसल थी IR8, जिसको डेवलप किया गया इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, डेवलप्ड एट इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट
IR8 चावल की एक पैदावार की बेटा वैरायटी थी जिसको उगाया गया इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर, फिलीपींस में। फिलीपींस हमारे इंडिया में कटक में है, ये फिलीपींस में उगाया गया था इसको, IR8 को। तो IR8 और दूसरी थी ये पहली, और दूसरी थी बेटा ताइचोंग नेटिव। ताइचोंग नेटिव, ताइचोंग नेटिव फर्स्ट, जिसको उगाया गया कहाँ, ताइवान में। तो ये चावल की सेमी द्वार वैरायटी को इन दोनों वैरायटी से उगाया गया, इन दोनों वैरायटी से चावल की इन दोनों वैरायटी से सेमी द्वार वैरायटी को बनाया गया। बात समझ आ रही है? चावल की इन दोनों वैरायटी से सेमी द्वार वैरायटी को बनाया गया। इन दोनों वैरायटी से मिलकर क्या बनी, सेमी द्वार वैरायटी। इन दोनों वैरायटी से क्या बनी मिलकर, सेमी द्वार वैरायटी बनी। ठीक है, और इसके बाद चावल की जो वैरायटी आई, चावल की सेमी द्वार वैरायटी जो आई, उनके नाम आपको याद रखने हैं। जैसे कि हमने गेहूं के क्या याद किए थे, गेहूं के कल्याण सोना और सोनालिका। चावल के जो वैरायटी थी बेटा वो थी जया एंड रत्ना, जया एंड रत्ना, ये चावल की सेमी ड्वार्फ वैरायटी थी बेटा। क्या थी, चावल की सेमी ड्वार्फ वैरायटी थी। ठीक है, तो कुल मिला के वीट और राइस में आपको क्या याद रखना है, वीट और राइस में आपको ये याद रखना है कि वीट का उत्पादन 1960 से 2000 तक कितना बढ़ा, चावल का उत्पादन कितना बढ़ा। ठीक है, गेहूं की आपको सेमी ड्वार्फ वैरायटी के नाम याद रखने हैं, कल्याण सोना और सोनालिका। चावल की सेमी ड्वार्फ वैरायटी के नाम याद रखने हैं, जया और रत्ना। इनको सेमी ड्वार्फ वैरायटी को किससे बनाया गया, IR8 और ताइचोंग नेटिव फर्स्ट से बनाया गया। IR8 को कहाँ पर उगाया गया था, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट फिलीपींस में उगाया गया था, और ताइचोंग नेटिव फर्स्ट को कहाँ उगाया गया था, ताइवान में उगाया गया था बेटा। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आपको याद रखनी हैं कि गेहूं और चावल की कौन कौन सी सेमी ड्वार्फ वैरायटी हैं, ये पूछी जाती हैं। तो गेहूं और चावल के बाद GDP किस वजह से बढ़ा, गेहूं चावल से मक्के से बढ़ा था, और शुगर केन गन्ने से बढ़ा था GDP हमारे इंडिया का। तो अब हम लोग तीसरा गेहूं और चावल के बाद पढ़ेंगे बेटा किसका, शुगर केन यानी कि गन्ना। गेहूं और चावल के बाद हम दूसरा पढ़ रहे हैं शुगर केन। बेटा शुगर केन की वैरायटी थी सैक्करम बर्बेरी, सैक्करम बर्बेरी। ये जो सैक्करम बर्बेरी थी, ये सैक्करम बर्बेरी एक्चुअली नॉर्थ इंडिया में इसको उगाया गया। नॉर्थ इंडिया की वैरायटी थी, पर इसमें नॉर्थ इंडिया की वैरायटी थी, नॉर्थ इंडिया में उगाया जाता था इसको, पर इसमें जो शुगर कंटेंट था, शुगर कंटेंट इसमें यानी कि इसमें जो शुगर कंटेंट था वो पुअर था। कैसा था, पुअर, बहुत ही कम। शुगर कंटेंट कैसा था, बहुत कम, मीठा ही नहीं था ये, शुगर कंटेंट इसमें बहुत कम था, और यील्ड भी पुअर थी, पैदावार भी ज़्यादा नहीं थी। शुगर केन की जो वैरायटी है सैक्करम बर्बेरी, जो नॉर्थ इंडिया में उगाई गई थी, उसमें शुगर कंटेंट बहुत कम था और पुअर यील्ड थी, यील्ड भी ज़्यादा नहीं थी और शुगर कंटेंट भी
ज़्यादा नहीं था। एक वैरायटी जिसका नाम था शुगर के लिए, वैरायटी सैकरम ऑफिसिनेरम, सैकरम ऑफिसिनेरम, सैकरम ऑफिसिनेरम, जिसको साउथ इंडिया में, सदर्न इंडिया यानी कि साउथ इंडिया में उगाया गया। ये जो था, जो साउथ इंडिया में उगाया गया, इसका जो स्टैम था, मोटा था इसका स्टैम, थिक स्टैम था, यील्ड भी बहुत अच्छी थी, इसकी यील्ड बहुत अच्छी थी, शुगर कंटेंट बहुत अच्छा था, शुगर कंटेंट गुड था। पर बात ये थी, ये सैकरम ऑफिसिनेरम साउथ इंडिया में उगाया जाता था, जिसको नॉर्थ इंडिया में नहीं उगाया जा सकता था। इसको नॉर्थ इंडिया में नहीं उगाया जा सकता था। बात समझ आ रही है आपको? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा, पूछा जाता है इसमें, ये वैरायटी पूछी जाती है। नॉर्थ इंडिया की वैरायटी थी सैकरम बर्बेरी, साउथ इंडिया की वैरायटी थी सैकरम ऑफिसिनेरम। नॉर्थ इंडिया की वैरायटी अच्छी नहीं थी क्योंकि उसकी ना तो यील्ड अच्छी थी और ना ही उसका शुगर कंटेंट अच्छा था, जबकि साउथ इंडिया की वैरायटी अच्छी थी, थिक स्टैम भी था, यील्ड भी अच्छी थी, शुगर कंटेंट भी अच्छा था। तो अब क्या किया जाए, नॉर्थ इंडिया में इसको कैसे उगाया जाए? क्या किया गया, दोनों का क्रॉस करवा दिया गया, सैकरम बर्बेरी और सैकरम ऑफिसिनेरम दोनों का क्या करवा दिया गया, दोनों का क्रॉस करवा दिया गया। तो जो वैरायटी आई, जो वैरायटी बनी, वो वैरायटी में वो सारे कंटेंट अच्छे थे, थिक स्टैम भी था, यील्ड भी अच्छी थी और शुगर कंटेंट भी अच्छा था, और उसको नॉर्थ इंडिया में भी उगाया जा सकता था, उसको नॉर्थ इंडिया में भी उगाया जा सकता था। तो इस तरीके से शुगर केन का उत्पादन बढ़ गया। ठीक है, इसके बाद हम लोग बेटा मिलेट्स के बारे में पढ़ेंगे, ज्वार बाजरा वो किस तरीके से डेवलप किए गए। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेट्स के बारे में पढ़ेंगे।